के जो गुनाह थे वो अमेरिका में उसके लिए सज़ा काट ली, लेकिन अब जो भारत में गुनाह है उनकी सज़ा मिलेगी। सज़ा में क्या क्या हो सकता है कि उम्र कैद हो सकती है या फांसी हो सकती है, या दोनों में से अगर कुछ भी चीज़ होती है तो कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि वो तो सुना होगा आपने तारीख पे तारीख। एक आप बात समझिए कि ये कोई फिल्म नहीं है, तो फिल्म में हो सकता है तारीख पे तारीख हो, ये क्योंकि एक आतंकवादी का जो कि एक्स्ट्राडाइट करके लाया गया है और ये बहुत ही गंभीर मामला है। मेन कॉन्स्पिरेसी का एक मास्टरमाइंड है, पाकिस्तानी है, और इसने तहव्वुर राणा के साथ डिटेलिंग की प्रॉपर। तहव्वुर राणा को कसाब को जैसे बिरयानी खिलाई गई, एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, तो अब इसके साथ क्या हो सकता है कि इसको बिरयानी खिलाई जाएगी इस आतंकवादी को। मेजर इकबाल एक्चुअली में पाकिस्तानी आर्मी का वो मेजर है, आईएसआई का, जो कि इस पूरे एक सिंडिकेट का एक तरीके से इंस्टिगेटर था। तो बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हैं जो दूसरे देशों की नागरिकता ले लेते हैं, क्या उनके प्रत्यार्पण से और वापस भारत आने से उन देशों पर भी दबाव बना है? तहव्वुर राणा ने कहा कि मैं कैनेडियन हूँ और मैं पाकिस्तानी मूल का हूँ, मैं अनसेफ हूँ भारत में। उसकी बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरोगेशन की जाएगी। आपने सोचा होगा ना, 3rd डिग्री दे देंगे। हाँ, मारेंगे क्या? मारेंगे, पीटेंगे, यार 2 लगाओ, उसके बाद वो जवाब देगा। तहव्वुर राणा अब से कुछ ही देर में भारत पहुंचने वाला है। 26/11 का मोस्ट वांटेड आतंकवादी तहव्वुर राणा अब भारत पहुंचने वाला है, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मनीष प्रसाद जी, जो डिफेंस एडिटर हैं। इनसे उस पूरे केस के बारे में जानेंगे, क्योंकि 26/11 इन्होंने खुद कवर किया है। सर, डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप 26/11 का जो आतंकवादी हमला था, आपने पूरे अच्छे तरीके से उसको कवर किया और डिटेल में आपको उस चीज़ के बारे में पता है। अब तहव्वुर राणा भारत आ रहा है, तो सबसे पहले तहव्वुर राणा भारत किस विमान में आ रहा है? अच्छा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी की उम्मीद इसी पे है कि जल्द से जल्द आए। एयरक्राफ्ट है, जिस एयरक्राफ्ट के अंदर जो आईजी एनआईए है आशीष बत्रा, वो लेकर आ रहे हैं। साथ में जया रॉय जो डीआईजी हैं वो लेके आ रही हैं, और कुल मिला के 7 से 8 मेंबर्स की टीम है। ये 7 से 8 मेंबर जो हैं, इसमें आरएनडब्ल्यू के यानी रॉ के ऑफिसर हैं, एमईए के एक रेप है, उसके अलावा 3 ऐसे लोग हैं जो कि पूरी उनके पास सिक्योरिटी की जिम्मेवारी है। मतलब एयरक्राफ्ट में जब ये आ रहे हैं तहव्वुर राणा को लेकर, क्योंकि 26/11 देश का सबसे बड़ा अटैक है, और कुल मिला के इसमें 9 मेन किंग पिन थे जिन्होंने इस पूरे टेरर अटैक को अंजाम दिया, जिसमें 7 पाकिस्तानी हैं और 2 जिसमें डेविड हेडली कोलमैन जो अप्रूवर बन गया यूएस में है, और दूसरा तहव्वुर राणा। तो इसको लाना बहुत ज़रूरी था। तो जब वो यहाँ आएगा तो इसकी पूरी तैयारी की गई है, खासतौर पे पालम टेक्निकल एयरबेस से लेकर एनआईए हेडक्वार्टर तक। अगर दीपक आपने एनआईए हेडक्वार्टर देखा होगा, तो एनआईए हेडक्वार्टर एक पूरी तरीके से एक ऐसा बैरिकेटेड स्ट्रक्चर है जहाँ पे अंदर घुसना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, हाई सिक्योरिटी जोन है वो। तो इसीलिए उस एरिया में सीएपीएफ की तैनाती है, सीआईएसएफ उसकी सिक्योरिटी करती है, लेकिन उसके बावजूद पूरे रास्ते में स्वैट कमांडोज हैं, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आईटीबीपी के जवान हैं, और ये पूरा जो एरिया है काफ़ी सिक्योर है। तो इन सभी एरियाज़ में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है ताकि एक बबल क्रिएट किया जाए, जिसके तहत जब तहव्वुर राणा और उनकी टीम, मतलब एनआईए की टीम जब ये नीचे उतरने के बाद एयरक्राफ्ट से सीधा का सीधा उसको एनआईए हेडक्वार्टर लेकर आए। एनआईए हेडक्वार्टर में मेडिकल टेस्ट की फैसिलिटी क्रिएट की गई है, क्योंकि अगर ये आम कोई कैदी होता या फिर इतना ड्रेडेड क्रिमिनल नहीं होता, ड्रेडेड टेररिस्ट नहीं होता, तो हो सकता है कि किसी हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल है, एम्स में ले जाया जाता। उस टाइम पे एक चाय वाला था, आपने सुना होगा 26/11 पे, जिसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। अब उस चाय वाले ने ये कहा है कि कसाब की तरह ट्रीट ना किया जाए, क्योंकि तहव्वुर राणा को कसाब को जैसे बिरयानी खिलाई गई, एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, तो अब इसके साथ क्या हो सकता है कि इसको बिरयानी खिलाई जाएगी इस आतंकवादी को? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि कसाब आतंकवादी था जिसको मतलब सीन ऑफ क्राइम पे पकड़ा गया, जहाँ पे वो फायरिंग कर रहा था उस दौरान उसको पकड़ा गया। तो उसके बाद उसे कस्टडी में रखा गया, वहाँ पे बिरयानी खिलाई गई, एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर था कसाब के लिए। लेकिन ये जो तहव्वुर राणा है वो एक्स्ट्राडिट होके आ रहा है, इसका मतलब वो यूएस से यहाँ पर आ रहा है। एक्स्ट्राडिशन की जो पॉलिसी होती है वो इतनी साधारण नहीं होती, उसको सेटिस्फाई यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेटिस्फाई करने में भी टाइम लगता है। जैसे आप साधारण शब्दों में समझिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए है। एनआईए को यूएस ने कई बार सवाल जवाब किए, एनआईए को कहा कि आप हमें बताइए कि तहव्वुर राणा को हम आपको क्यों दें, तहव्वुर राणा ने क्या 26/11 का मेन मास्टरमाइंड है, क्या आपके पास इसके लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, क्या आपके पास वॉइस सैम्पलिंग है, क्या। उसके बाद तहव्वुर राणा ने कहा कि मैं कैनेडियन हूँ और मैं पाकिस्तानी मूल का हूँ, मैं अनसेफ हूँ भारत में, और ये मेरी कोई भूमिका नहीं है, मैं डेविड हेडली कोलमैन के साथ कनेक्टिविटी जो है उसको लेकर वो क्लियर नहीं था। तो ये ऐसे बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं। उसको जो एजेंसी है, जैसे एनआईए है, एनआईए ने खुद ये सारे सवालों के जवाब दिए। उस समय डीजी एनआईए जो थे, क्योंकि 26/11 के बाद तैयार हुई एनआईए, तो एनआईए का मेन चार्टर यही था कि जो देश के खिलाफ जो इस तरीके आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उनके जो
केसेस हैं उसको सॉर्ट आउट करना और इन्वेस्टिगेशन पूरी करना। इसलिए पुलवामा अटैक हो या फिर उसके बाद आप 26/11 की बात करते हैं। 26/11 में डीजी एनआईए वाईसी मोदी रिटायर्ड हो गए हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरे ऑफिसर्स जा रहे थे, लीगल टीम का एक व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर हैं वो जा रहे थे, वो जाकर जो अमेरिका की एजेंसीज के जो क्वेश्चन आंसर्स थे उनको वो बता रहे थे और उनको सेटिस्फाई कर रहे थे इस लेवल पे ताकि वो एक्सट्रेडिशन हो सके। तो तहव्वुर राणा को जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो कैपिटल पनिशमेंट नहीं, बल्कि जो मेरी जानकारी है, जिस तरीके से मुझे बताया गया है, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा तक मैक्सिमम जाएगी। तो इसीलिए उसके हिसाब से अब डायरेक्ट लिंकेज निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे फर्स्ट विजिट थी डेविड हेडली कोलमैन की, यहाँ पर आया। अब ये समझ लीजिए कि डेविड हेडली कोलमैन को बिरयानी तो नहीं खिला, जो अब अप्रूवर बन गया डेविड हेडली कोलमैन यूएस में, तो यूएस में अप्रूवर बनने के बाद वो एक तरीके से गार्डेड था। तो इसलिए तहव्वुर राणा को यहाँ पर लाना बहुत ज़रूरी था और तहव्वुर राणा को लाकर बिरयानी तो मुझे लगता है नहीं खिलाई जाएगी, लेकिन हाँ आई एम श्योर कि उसकी बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरोगेशन की जाएगी। आपने सोचा होगा ना 3rd डिग्री दे देंगे, हाँ, मारेंगे क्या, मारेंगे पीटेंगे, यार 2 लगाओ उसके बाद वो जवाब देगा, ऐसा नहीं होता है। तहव्वुर राणा क्योंकि एक्सट्रेडिशन से आया हुआ है, यूएस से यहाँ आया हुआ है, तो बहुत ही सोच समझ के जो पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से उससे सवाल जवाब किए जाएंगे। ऐसे सवाल जवाब किए जाएंगे जो कि लिंक है, स्टैब्लिश करेगा पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आईएसआई, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, क्योंकि उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इस पूरे अटैक को प्लान करने में। आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान की धरती पर बैठकर वो तैयार हुआ। साजिद मीर जो इतना बड़ा आतंकवादी है वो यहाँ पर आया क्रिकेट मैच देखने के लिए, वो भी सूडो नाम पे सारे दस्तावेज फॉर्ज करके। तो इस तरीके के जो लिंक हैं वो स्टैब्लिश करने में बहुत अहम भूमिका रहेगी और इससे बिरयानी तो दूर दूर तक बिल्कुल भी मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री की जो पॉलिसीज़ है ना कि आतंकवादी, किसी भी आतंकवादी को जो भारत के खिलाफ कोई भी आतंकवादी घटना को अंजाम देगा उसको छोड़ेंगे नहीं, तो ये उसी पॉलिसी का एक 1 स्टेप अहेड है। और ये आप मान के चल लीजिए कि जब ये आएगा, क्योंकि 15 साल बाद आ रहा है यहाँ पे, 2009 में वहाँ गिरफ्तारी हुई उसकी, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है, एक लंबी जद्दोजहद 2019 से लेकर अभी तक करनी पड़ी, उसके बाद यहाँ पे जो आ रहा है, तो ये कंफर्ट जोन पे ज़रूर होगा, लेकिन सवाल जवाब बहुत तीखे होंगे ताकि ये जो लिंक है वो एक्सपोज हो सके। तो बिरयानी तो खाने को नहीं मिलेगी, लेकिन अब दूसरा जो सवाल है सर वो बेसिकली ये आता है कि जैसे कहा जाता है कि अमेरिका में तो उन्होंने अपनी जो सज़ा थी वो काट ली, क्या कुछ ऐसे समाधान भी हैं या कुछ ऐसे जिससे हम बोलते हैं कि कुछ ऐसी संधि बनी हुई है कि वो सज़ा वो वहाँ पर पूरी कर चुके हैं, क्या भारत में भी वो सज़ा उनको दोबारा काटनी पड़ेगी? हाँ, या बिल्कुल। कुछ ऐसा हो कि उनके जो गुनाह थे वो अमेरिका में उसके लिए सज़ा काट ली, लेकिन अब जो भारत में गुनाह है उनकी सज़ा मिलेगी? देखिए, भारत के गुनाह और अमेरिका के गुनाह में अंतर है। पहली बात, डेनमार्क का जो एक न्यूज़पेपर का ऑफिस था जहाँ पे अटैक प्लान कर रहे थे ये और पूरी कॉन्स्पिरेसी रची, एक वो, और दूसरा जो 26/11 का अटैक हुआ था, 6 यूएस नेशनल भी थे जो उसमें मारे गए। तो उसके साथ साथ अब यहाँ पर जब आएंगे तो वो अगर लाइव इम्प्रिजनमेंट होती है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, इंडियन लॉ है, तो उसके आधार पर ये सारी की सारी कार्रवाई की जाएगी। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जैसे यहाँ कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, पाकिस्तान की तरह हालत नहीं है, यहाँ पे पूरा लीगल सिस्टम है, उसके अनुसार आपको आगे जाना पड़ेगा। इसीलिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, नरेंद्र मान नाम है उनका, वो होंगे। उसके अलावा बाकी और जो अगर लीगैलिटी के हिसाब से देखें तो अगर ये अपना काउंसिल खड़ा करना चाहेंगे या जो भी होगा तो वो फर्दर आगे होगा। तो इसीलिए बहुत ही सोच समझ के ये आगे फर्दर परस्यू होगा और जो भी रूल ऑफ लॉ के अंदर इस कार्रवाई होगी उसके तहत इनके ऊपर उचित कार्रवाई करते हुए इनको सज़ा दी जाएगी। सज़ा में क्या क्या हो सकता है कि उम्र कैद हो सकती है या फांसी हो सकती है, या दोनों में से अगर कुछ भी चीज़ होती है तो कितना टाइम लग सकता है? क्योंकि वो तो सुना होगा आपने तारीख पे तारीख। एक आप बात समझिए कि ये कोई फिल्म नहीं है, तो फिल्म में हो सकता है तारीख पे तारीख हो, ये क्योंकि एक आतंकवादी का जो कि एक्स्ट्राडाइट करके लाया गया है और ये बहुत ही गंभीर मामला है, 26/11 है और ये बहुत ही सीरियस इशू है देश के लिए भी और साथ में डिप्लोमेटिक और ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसी के लिए भी। तो ये बताना ज़रूरी है कि इसके तहत जो फास्ट ट्रैक होगा एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अभी तो टाइम चाहिए ना एनआईए को और मल्टीपल एजेंसीज को। आप देखिए कितनी मतलब यूएस और भारत के इस एक्स्ट्राडिशन के साथ साथ कितने स्टेट जो हैं भारत के वो इन्वॉल्व थे एक तरीके से कि जल्द से जल्द तहव्वुर राणा आए। मुंबई जो कि डायरेक्टली इम्पैक्टेड था क्योंकि 26/11 का अटैक हुआ, रैकी करने के लिए वो दिल्ली आए, यूपी गए, राजस्थान गए, तो इन सभी एरियाज़ की पुलिस भी आके पूछेगी, आईबी और आरएनडब्ल्यू पूछेगी। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी चीजें के अलग अलग तार जुड़े हुए हैं, और ये ऐसा नहीं है कि आज ही के आज ये हो जाएगा, ये इसमें एक लंबा प्रोसेस है। कस्टडी ली जाएगी, कस्टडी लेने के बाद जुडिशियल कस्टडी, फिर कस्टडी एनआईए की कस्टडी, फर्दर एजेंसीज की कस्टडी, क्योंकि ये सोची समझी कॉन्स्पिरेसी थी। कॉन्स्पिरेसी में आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारे पास डोजियर मौजूद है, आप इसमें देखेंगे साजिद मीर जिसका जिक्र कर रहा था, ये मेन कॉन्स्पिरेसी का एक मास्टरमाइंड है, पाकिस्तानी है और इसने
तहव्वुर राणा के साथ डिटेलिंग की प्रॉपर डिटेलिंग का मतलब है कि कौन कौन से टारगेट इवॉल्व किए जाएंगे, कौन कौन से टारगेट हैं इनके आतंकी अड्डों के, और फिर उसके बाद तहव्वुर राणा के साथ ही मिलकर जो पाकिस्तानी आर्मी का मेजर था, ये अबू काफा है, ये दूसरा आतंकी है जो कि 26/11 अटैक में शामिल था। उसके बाद अबू काफा, साजिद मीर के बारे में बताया मैंने आपको। फिर उसके बाद मजहर इकबाल अलियास अबू अलकामा, ये लश्कर के ऑपरेटिव हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो कॉन्स्पिरेसी है वो एक तरीके से लश्कर के द्वारा ही तैयार की गई, और उसका साथ कौन दे रहा था? पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई। उसके साथ साथ ये मेजर इकबाल जिसका मैं जिक्र कर रहा था, मेजर इकबाल एक्चुअली में पाकिस्तानी आर्मी का वो मेजर है आईएसआई का जो कि इस पूरे एक सिंडिकेट का एक तरीके से इंस्टिगेटर था। यानी वो पैसे फंड कर रहा था, तहव्वुर राणा के थ्रू रूट करवा रहा था, फ़ोन कम्युनिकेशन में मैसेज प्रोवाइड करवा रहा था, उसके अलावा ईमेल जो हैं वो सारे कम्युनिकेट कर रहा था। और जब डेविड हेडली कोलमैन जब ये 26/11 अटैक के बिल्कुल करीब आ गया तो उस दौरान पूरा कम्युनिकेशन ठप हो गया, वो थ्रू तहव्वुर राणा ये एनरूट हो रहा था। एक और बात, 13 तारीख से लेकर 21 तारीख तक नवंबर 2008 में तहव्वुर राणा यहीं पे था। तो उस दौरान जो इनकी जो एक शॉप या आप इमिग्रेंट लॉ सेंटर आप कहते हैं ना, जिसे यहाँ पे इसने एक मुखौटे के तौर पे अपना एक ऑफिस तैयार किया था, उस जगह का जो लीज है वो खत्म हो गया था। उस लीज को एक्सटेंड करवाया क्योंकि तहव्वुर राणा को आना था और साथ में 26/11 का ये अटैक परस्यू करना था। तो इसी को देखते हुए उसके बाद एक लश्कर का मेंबर डी, इसका कोड नेम है मेंबर डी, ये कौन है क्या है, इस सब के बारे में पूरी जानकारी जो है वो कोई और नहीं बल्कि तहव्वुर राणा देगा। और तहव्वुर राणा ये एस्टैब्लिश करेगा कि कैसे 26/11 का आतंकी हमला हुआ। अब हर कोई ये बोलता है कैसे हुआ, सबको पता है कि कैसे हुआ, लेकिन कॉन्स्पिरेसी में कसाब तो एक ऑपरेटिव था, कसाब एक आतंकी था जिसने इस हमले को अंजाम दिया, लेकिन उसके पीछे का जो दिमाग था उसमें अहम रोल तहव्वुर राणा का भी था, क्योंकि उसी ने तैयार किया ऐसा प्लेटफॉर्म ताकि कोई भी पकड़ा ना जाए। और अपनी कंपनी के नाम पर उसने इसको मल्टीपल वीज़ा जो है वो दिलवाया, एंट्री वीज़ा, ताकि आराम से आ जा सके। इसीलिए डेविड हेडली कोलमैन और तहव्वुर राणा कराची या फिर मुंबई, फिर उसके अलावा दुबई, इन सभी कंट्रीज़ में आसानी से मूव कर पा रहे थे, यहाँ इंक्लूडिंग यूएस। तो ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, और इसे हैच करने के लिए एक बहुत ही जो डॉट्स है ना, क्योंकि 14-15 साल का समय बीत चुका है, जो डॉट्स हैं बस उसे फिल करने के लिए जो एनआईए की चार्जशीट है, 53 पेज की चार्जशीट थी 26/11 को लेकर, तहव्वुर राणा को लेकर, डेविड हेडली कोलमैन को लेकर, उसे इस्टेब्लिश करने में इससे बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होगी। और इससे होगा क्या ये, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है भाई तहव्वुर राणा तो आ रहा है लेकिन होगा क्या। तहव्वुर राणा के आने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा उन एजेंसीज़ को, सब मल्टीपल एजेंसीज़ को, जो पाकिस्तान को ये समझ पे आएगा उनको कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए। आज ही नहीं बल्कि 26/11 है, उससे पहले भी पाकिस्तान लगातार ये कोशिश करता आया है, और इसको ज़ीरो इन करने में तहव्वुर राणा एक अहम कड़ी साबित होगा। नहीं, इसी से एक जुड़ा एक सवाल मेरा ये भी है, आपने डिटेल में समझाया तो, लेकिन अब सवाल जो खड़े होते हैं ना, क्योंकि लोगों के पास सवाल ये आने स्टार्ट हो जाते हैं कि बहुत सारे आतंकवादी ऐसे होते हैं, वो होते सारे पाकिस्तान के, जो फैक्ट्री है वो पाकिस्तान में ही लगती है, लेकिन वो जो नागरिकता लेते हैं, जैसे तहव्वुर राणा, उनकी नागरिकता कनाडा की है, तो बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हैं जो दूसरे देशों की नागरिकता ले लेते हैं। क्या उनके प्रत्यार्पण से और वापस भारत आने से उन देशों पर भी दबाव बना है कि जिनकी नागरिकता देते हैं वो बिना जांच पड़ताल के नागरिकता दे देते हैं? देखिए, एक ये तो आप ये समझ लीजिए कि नागरिकता का प्रोसेस पूरा अलग है। वो अलग अलग तरीके से कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं कि असाइलम ले लिया किसी ने, या किसी ने कहा कि हमें खतरा है, या फिर अलग अलग है। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी आर्मी का मेजर था, डॉक्टर था, डेजर्टेड हुआ, मतलब उसे निकाल दिया गया। और डेविड हेडली कोलमैन और तहव्वुर राणा की दोस्ती भी लगभग इसी तरीके से स्टार्ट हुई, और उसमें इंक्लूडिंग पाकिस्तानी आईएसआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ये बताया गया कि डेविड हेडली कोलमैन ने कहा कि भाई मैं तुम्हें दोबारा से रीइंस्टेट करवा दूंगा आर्मी में। एक प्रॉपर फंक्शनिंग थी तहव्वुर राणा की। अब तहव्वुर राणा ने कैनेडियन सिटीजनशिप ली, कैनेडियन सिटीजन है वो, लेकिन उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये भी था समझना और जानना कि तहव्वुर राणा जैसे और भी जो आतंकी हैं, जो इस समय कनाडा में हैं या फिर ब्रिटेन, यूके, कई जगह, कई कंट्रीज में, आप एग्जांपल गुरपंत सिंह पन्नू का नाम ले लीजिए, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान मूवमेंट को लेकर वो चलाता है। उससे बड़ा इस समय धूर्त कोई नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि जिस तरीके की बातें करता है वो, मतलब वो बिल्कुल इलॉजिकल बातें हैं, और यहाँ के लोग ही उसे नज़रअंदाज करते हैं, जिनके साथ वो चलता है वो लोग भी नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन चूंकि वो सोशल मीडिया का यूज़ करके या पैसों का यूज़ करके वो ऐसे कर रहा है, तो ये एक बड़ी चुनौतियाँ हैं। और आप तहव्वुर राणा के आ जाने से एक्स्ट्रेडिशन जो है ना वो इतना आसान नहीं होता है। एक्स्ट्रेडिशन के लिए जैसे मैंने बताया आपको कि
बहुत सारे डाउट्स हैं उसको आपको क्लियर करने पड़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको बताना पड़ता है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आपको मुझे बताना पड़ेगा, आपको मेरी क्वेरी जितनी भी है लीगल क्वेरीज जो हैं वो सारी जो क्वेरीज हैं वो बताते हुए आपको ये बताना पड़ेगा कि इस लीगल क्वेरी के साथ जो आप मुझसे पूछ रहे हैं तहव्वुर राणा के बारे में या XYZ के बारे में वो कितना सही है। और देखिए बार बार थ्रेट तो होगा ही ना, अगर तहव्वुर राणा यहाँ आ जाएगा तो पाकिस्तान के जो उसके हैंडलर हैं या जो यहाँ भारत में बैठे हुए पाकिस्तानी स्लीपर सेल है उन सब वो एक्सपोज होंगे, यानी उन सबको तो थ्रेट है ना। पाकिस्तानी अगर एक्सपोज होते हैं, पाकिस्तानी स्लीपर सेल एक्सपोज होता है तो ये बिल्कुल क्लियर है, उनको ये समझ में आ जाएगा कि आने वाले टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत किसको होगी, वो स्लीपर सेल जो पिछले 14-15 साल से डीएक्टिवेटेड हैं, छोटी मोटी वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के कहने पर, तो उन सबको एक्सपोज होने का बहुत खतरा है, नंबर 1। नंबर 2 जो वॉइस सैम्पलिंग है उसमें जो डेटा एनालिसिस है, बैकलॉग डेटा है, तहव्वुर राणा का कम्युनिकेशन है या फिर करीबन 300 से ज़्यादा बार जो 8 विजिट हैं अलग अलग टाइम पर, उसका जो कम्युनिकेशन है वो सब डेविड हेडली कोलमैन के साथ कोरिलेट होगा और ये जो NIA की जो इन्वेस्टिगेशन है वो फर्दर और स्ट्रांग होगी और इससे पाकिस्तान फिर से एक्सपोज होगा। मैं पाकिस्तान का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जिस समय हम बात कर रहे हैं अभी भी एक फ्लैग मीटिंग चल रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पर चकंदाबाद में, पुंछ में। वो इसलिए चल रही है क्योंकि पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की और भारतीय सेना का एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड इतना मजबूत था कि उसमें करीबन 3 महीने के अंदर 10 से 15 के लगभग उनके जो सैनिक हैं वो मारे गए। तो आप ये समझ लीजिए कि उसके लिए एक फ्लैग मीटिंग इस समय भी चल रही है और वहीं दूसरी तरफ तहव्वुर राणा आ रहा है जो यही बताएगा कि आके कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी और ISI ने उनको कहा कि शिवसेना के हेडक्वार्टर की फ़ोटो लीजिए, वीडियो बनाइए, अंदर जाइए, ताज, ट्राइडेंट या फिर उसके अलावा जो लियोपोल्ड कैफ़े था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, दिल्ली का नेशनल डिफेंस कॉलेज, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, इन सब की फ़ोटो लीजिए और जहाँ आप एक्सेस कर सकते हैं वहाँ जाइए। और वो अपनी वाइफ को भी लेके आया था ताकि वो आके आराम से अंदर एक्सेस कर सके और कोई उस पर शक ना करे। तहव्वुर राणा अपनी वाइफ को भी तहव्वुर राणा जो लास्ट विजिट थी उसकी, उसमें अपनी वाइफ को लेके आया था ताकि वो एक मुखौटे के तौर पर एक सूडो पूरी फैमिली तैयार कर सके। और जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे ना, तहव्वुर राणा हो या फिर उसके साथ साथ डेविड हेडली कोलमैन, इन सब ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए। शुरुआत में जो वीज़ा लेने के लिए तो सही डॉक्यूमेंट्स लगाए लेकिन वो भी फॉर्ज करके, तो वो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से यानी तहव्वुर राणा का ऐसा डीप लिंक था जिसने उसको मदद की। तो अभी कौन थे, क्या थे, वो पूरा का पूरा जो एक सिंडिकेट है वो एक्सपोज हो जाएगा। तहव्वुर राणा भारत आएगा और कई आतंकवादियों के राज भी खोलेगा और उल्टी गिनती कहें तो पाकिस्तान की अब शुरू हो चुकी है। मनीष जी ने आपको बहुत डिटेल में समझाया कि तहव्वुर राणा केस में अब क्या हो सकता है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।